अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के मुताबिक फादर जो होता है, फादर नेचुरल गार्डियन ऑफ वार्ड होता है। माइनर का फादर जो है उसे नेचुरल गार्डियन बनाया गया है, तो वो कुदरती तौर पे बच्चे की हिफाजत के लिए और उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए पाबंद है। फितरती तौर पे भी उसे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन जब फादर एंड मदर के बीच इख्तलाफात हो जाते हैं या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज वगैरह होती है, खुला या तलाक हो जाती है, तो इस सूरत में जो हैं उनके भी अख्तियारात डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। फादर को तो वैसे ही नेचुरल गार्डियन का अख्तियार है, लेकिन मदर को भी राइट ऑफ हिजानत इन रेस्पेक्ट ऑफ माइनर्स दिया गया है। राइट ऑफ हिजानत जो है होता है, राइट ऑफ हिजानत के मुताबिक बच्चा स्पेसिफिक एज तक माँ के पास रखने का अख्तियार होता है, उसे राइट ऑफ हिजानत कहा जाता है। जब कोई मेल माइनर हो और उसकी उम्र 7 साल या 7 साल से कम हो, तो उसे माँ के पास रहने का अख्तियार है और माँ उसे गार्डियन की ड्यूटी सरअंजाम दे सकती है। और जब फीमेल चाइल्ड हो, फीमेल माइनर है, तो फीमेल माइनर जब तक मेजॉरिटी की उम्र तक नहीं पहुंच जाता, तब तक माँ को अख्तियार है और माँ उसकी गार्डियन है। ये राइट ऑफ हिजानत है। राइट ऑफ हिजानत के मुताबिक उसे स्पेशल अख्तियार दिया गया है कि वो बच्चे की देखभाल कर सकती है। ये राइट ऑफ हिजानत इस वजूहात की बुनियाद पे ख़त्म नहीं किया जा सकता है कि मदर के पास बच्चे की वेलफेयर के लिए अच्छा खासा पैसा नहीं है, या वो देखभाल नहीं कर सकती है, या उसके पास कोई माल मिल्कियत वगैरह नहीं है, तो वो राइट ऑफ हिजानत उससे कभी छीना नहीं जा सकता। लेकिन राइट ऑफ हिजानत ख़त्म करने के लिए 5 कंडीशंस हैं। उन 5 कंडीशंस के मुताबिक वो राइट ऑफ हिजानत भी उसका ख़त्म हो सकता है। वो राइट ऑफ हिजानत ख़त्म करने वाली जो 5 कंडीशंस हैं, वो एक तो ये है कि अगर वो इस्लाम मज़हब को छोड़ दे, एपास्टेसी की वजह से उसका राइट जो है वो ख़त्म हो सकता है। एक, अगर वो इस्लाम को छोड़ देती है तो फिर उसका राइट हिजानत का जो होता है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। दूसरा है कि किसी स्ट्रेंजर से शादी कर लेती है, ऐसे किसी स्ट्रेंजर से जो बच्चे का बिल्कुल जो प्रोहिबिटेड डिग्री के रिलेशंस हैं, उन डिग्री के प्रोहिबिटेड रिलेशंस के ज़मरे में नहीं आ रहा, तो ऐसे किसी शख्स से अगर शादी कर लेती है तो फिर भी उसका राइट ऑफ हिजानत ख़त्म हो जाता है। तीसरा है कि वो ऐसी जगह पर रहायश पजीर है जो फादर की रहायश से दूर है, इस वजह से भी उसे राइट ऑफ हिजानत छीना जा सकता है। चौथी कंडीशन ये है कि जब वो मिसकंडक्ट की गिल्टी हो जाए। मिसकंडक्ट, हर एक कानून की अपनी मिसकंडक्ट होती है। जैसे हम लोगों ने सर्विस लॉ की मिसकंडक्ट पढ़ी थी, वो कुछ सेपरेट मीनिंग रखती है, और इसकी मिसकंडक्ट ये है कोई क्रूअल तरीके का अख्तियार करे, क्रूअल्टी का रवैया बच्चों के साथ रखे, माइनर के साथ ऐसा जालमाना रवैया रखे जिस वजह से वो मिसकंडक्ट में आ सकती है। उनकी देखभाल नहीं कर सकती है, उनका ख्याल नहीं करती है, उन्हें मारपीट करती है, ऐसा कोई तरीका अख्तियार करती है, तो मिसकंडक्ट के ज़मरे में आ जाती है। और जब मिसकंडक्ट की गिल्टी हो जाएगी तो फिर भी उसका राइट ऑफ हिजानत ख़त्म हो जाएगा। 5वां है इंसेनिटी। जब वो खुद पागल हो गई है, पागल है, वो बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती है, तो इस सूरत में भी उसको राइट ऑफ हिजानत के मुताबिक गार्डियन मुकर्रर नहीं किया जा सकता है। अगर मदर माइनर है, क्या है कि मेजॉरिटी एक्ट के मुताबिक 21 साल तक की उम्र का जो बच्चा होगा वो माइनर समझा जाएगा। अगर 21 साल तक की माँ है
तो उसके बावजूद जो जेतोनिक वो माइनर है, उसके बावजूद वो गार्डियन अपने बच्चों के लिए बनाई जा सकती है। वैसे भी सेक्शन 21 जो है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट जनरली भी ये पावर देता है, तो कोई माइनर जब हो तो वो अपनी बीवी और बच्चों का गार्डियन बन सकता है। अपनी बीवी, अगर उसकी बीवी भी माइनर है या उसके बच्चे भी हैं, तो वो खुद भी माइनर है, अगर उन्होंने मेजॉरिटी एक्ट के मुताबिक 21 साल की उम्र तक नहीं पहुंचा है, तो खुद अपनी बीवी और बच्चों के लिए माइनर हो सकता है। या हिंदू फैमिलीज़ में अगर अनडिवाइडेड फैमिलीज़ हैं, तो उन सूरत में जो जो उनकी फैमिली के फ़र्द हैं, अगर वो माइनर हैं और उनके मैनेज करने का अख्तियार उस बच्चे को दिया गया है, तो वो बच्चा एक्ट कर सकता है एज अ गार्डियन। सेक्शन 21 ये बात बता रहा है। और सेक्शन 26 के मुताबिक अगर कोई ऐसा गार्डियन है जो सर्टिफिकेटेड गार्डियन होता है, जैसे मैंने पहले आपको गार्डियंस की डेफिनेशन में बताया था कि एक टेस्टामेंट्री गार्डियन होता है, एक डिफेक्टो गार्डियन होता है और तीसरा सर्टिफिकेटेड गार्डियन होता है। यहाँ कलेक्टर होता है, कलेक्टर है या डिफेक्टो गार्डियन है या टेस्टामेंट्री गार्डियन है, तो वो तो बच्चे को कहीं भी ले जा सकते हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो अपॉइंटेड गार्डियन है, जो कोर्ट से सर्टिफिकेटेड गार्डियन है, वो कोर्ट से परमिशन के सिवा किसी बच्चे को कोर्ट की हुदूद से बाहर नहीं ले जाएगा। सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 के मुताबिक वो कोर्ट से स्पेशल या जनरल परमिशन लेगा, उसके बाद ही उस बच्चे को कोर्ट की हुदूद से बाहर ले जाने का अख्तियार होगा उसे। वो स्पेशल होती है परमिशन या जनरली होती है? जनरली ऐसे होती है, एक ही मरतबा दरख्वास्त दे दी और उसमें जनरली रिक्वेस्ट कर दी, जब भी छुट्टियां होंगी, वीकेंड होगी, मंथली होंगी, तो मैं बच्चे को कराची घुमाने ले जाऊंगा, कोयटा घुमाने ले जाऊंगा, किसी और शहर में जाएंगे, तो ये जनरली परमिशन भी हो सकती है और स्पेशल परमिशन भी होती है। तो कभी कोई स्पेशल काम है, कोई स्पेशल सेरेमनी में जाने का टाइम मिल रहा है या जाने का मौका मिल रहा है या जाना ज़रूरी है, तो उस बच्चे को ले जाने के लिए अख्तियार होता है। वो सेक्शन 26 सब सेक्शन 2 के मुताबिक जो गार्डियन कोर्ट होती है, गार्डियन कोर्ट को अख्तियार होता है वो स्पेशली ग्रांट करे या जनरली ग्रांट कर सकती है। 28 जो है, 28 के मुताबिक जो टेस्टामेंट्री गार्डियन होते हैं, टेस्टामेंट्री गार्डियन ऐसा गार्डियन होता है जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो किसी विल या किसी डॉक्यूमेंट के तहत उनका माइनर का जो बाप होता है उन्हें मुकर्रर कर लेता है गार्डियन। तो मेरे बच्चों की मेरे बाद देखभाल भी आपको करनी है और मेरी प्रॉपर्टी की भी संभाल आपको ही करनी है और उनकी पढ़ाई लिखाई का भी ख्याल आपको ही रखना है। अगर उस विल या डॉक्यूमेंट में ऐसी कोई बात लिखी हुई है कि गार्डियन उनकी प्रॉपर्टी मार्गेज भी कर सकता है, ट्रांसफ़र भी कर सकता है, लीज पे भी दे सकता है, सेल भी कर सकता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर्स, तो उस डॉक्यूमेंट की बुनियाद के पर उनको अख्तियार होगा कि वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है। वरना वो कोर्ट से परमिशन लेगा और कोर्ट परमिशन जो देगी वो लिमिटेड पावर्स हैं जो 29 में हैं। तो जो कोर्ट से अपॉइंटेड गार्डियन हैं वो भी कोर्ट की परमिशन के सिवा कोई भी प्रॉपर्टी बच्चे की वेलफेयर के लिए, एडवांटेज के लिए भी ट्रांसफ़र या सेल कोर्ट की परमिशन के सिवा नहीं करेंगे। सर्टिफिकेटेड गार्डियन जो होता है उससे भी ये अख्तियार हासिल नहीं है कि प्रॉपर्टी जब लीज पे देना चाहे तो बगैर किसी परमिशन, कोर्ट की परमिशन के सिवा 5 साल से ज़्यादा अरसे तक वो उसकी प्रॉपर्टी लीज पे नहीं दे सकता है। यहाँ अगर माइनर को एडल्ट होने में 1 साल बचा है और आखिरी साल में वो प्रॉपर्टी 1 साल से ज़्यादा भी नहीं दे सकता है। वैसे तो उसे जनरली 5 साल तक का अख्तियार मिल गया, लेकिन स्पेशली उसे मना की गई है कि जब बच्चे की उम्र 1 साल के बाद वो एडल्ट होने वाला है तो उस 1 साल के बाद अभी प्रॉपर्टी ज़्यादा अरसे तक लीज पे नहीं दे सकता है। सेक्शन 28 और 29 की वायोलेशन की जाए अगर उनकी कंप्लायंस नहीं की गई है,
यानी कि ऐसा कोई गार्डियन था जो टेस्टामेंट्री गार्डियन है या सर्टिफिकेटेड गार्डियन है, कोर्ट की परमिशन के सिवा, या टेस्टामेंट्री गार्डियन विल या डॉक्यूमेंट में जब तक उसे अख्तियार भी नहीं दिया गया है उसके बावजूद भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, तो सेक्शन 30 उसके लिए बताता है कि 30 के मुताबिक वो सेल वाइडेबल सेल होगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वाइडेबल और वैलिड 3 किस्म के कॉन्ट्रैक्ट हैं। जो वैलिड होते हैं वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, जो वाइड होते हैं वो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, और जो वाइडेबल होते हैं एट द विश ऑफ अदर पार्टी वो वैलिड होंगे या वाइड हो जाएंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जो 28 और 29 की वायलेशन में की जाएंगे, तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को वाइडेबल करार दिया गया है। वाइडेबल करार दिया गया है कि एट द विल ऑफ माइनर, जब वो माइनर चाहेगा तो वो वैलिड हो जाएंगे, अगर माइनर नहीं चाहता तो वो वाइड हो जाएंगे। जब वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं तो जितना एडवांटेज माइनर ने उठाया है उस सेल या ट्रांसफ़र या लीज से, तो वो एडवांटेज, वो बेनिफिट जो उन्होंने उठाया है वो उसे वापस देना होगा। सेक्शन 31 के मुताबिक जो है परमिशन है, परमिशन कोर्ट जब देगी वो परमिशन भी सर्कमस्टेंस को नज़र में रखते हुए देगी। जनरली परमिशन नहीं होगी, वो स्पेशली टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उन कंडीशंस के मुताबिक परमिशन देगी। और परमिशन देते वक्त वो प्रॉपर्टी की सूरत हाल भी देखेगी, तो कौन सी प्रॉपर्टी सेल की जा रही है, और पाबंद भी कर सकती है गार्डियन को कि वो प्रॉपर्टी की जो प्राइस है वो कोर्ट में फुल या कोई हिस्सा उसका जमा कराए। यहाँ बाकायदा श्योरिटी भी मांग सकती है कि श्योरिटी दे, तो जितने में प्रॉपर्टी वो सेल कर रहा है वो प्रॉपर्टी की जो प्राइस है वो फुल प्राइस बच्चे के बेनिफिट के लिए, एडवांटेज के लिए इस्तेमाल की जाएगी। 32 के मुताबिक जो गार्डियन फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर अपॉइंट किया जाएगा, उनके पावर्स को कोर्ट फॉर द टाइम बीइंग वेराइब कर सकती है, कम भी कर सकती है, बढ़ा भी सकती है, कोर्ट जैसे मुनासिब समझेगी उसके लिए ऐसा आर्डर पास करती जाएगी। सेक्शन 33 के मुताबिक जो गार्डियन सर्टिफिकेटेड गार्डियन है, कोई ऐसा मामला आ जाता है प्रॉपर्टी को मैनेज करने का जिसमें गार्डियन खुद जो है ये सोचता है कि अगर मैं इस्तेमाल करूँगा अख्तियारात तो शायद ये बच्चे के फेवर में हो या उसके ख़िलाफ़ हो, तो वो कोर्ट से बाकायदा ओपिनियन के लिए दरख्वास्त भी दे सकता है कि मुझे ओपिनियन दिया जाए, ये मुझे ऑफ़र आई है, अगर मैं एक्सरसाइज करूं तो क्या पता इसमें रिस्क है, क्योंकि गार्डियन को तो ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो पाबंदी करे कि बच्चे की वेलफेयर के सिवा कहीं भी उसकी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने का उसे अख्तियार नहीं दिया गया है। कभी कभी कोई ऐसा बिज़नेस करना पड़ता है जिस बिज़नेस में कहीं फ़ायदा होता है, कहीं नुकसान हो जाता है। तो जब ऐसी कोई कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में गार्डियन को अख्तियार दिया गया है कि सेक्शन 33 के मुताबिक वो कोर्ट से रुजू करके कोर्ट से बाकायदा उस मामले के लिए ओपिनियन भी ले सकता है, जो कोर्ट उसको लिखत में ओपिनियन देगी। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी भी गार्डियन एडवांस एक्ट के जो अपील के प्रोविजन हैं वो भी इंशाल्लाह देखेंगे, डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।